चलिए, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के सिनॉप्सिस को देखेंगे। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के सिनॉप्सिस में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको करा देता हूँ। सबसे पहले जो इसमें हम लोगों को पढ़ना है वो SHPW के बारे में पढ़ना है, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के बारे में। इसी में आगे चलते हुए मैं आपको सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल जो है वो भी बता दूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सवाल उससे देखे नहीं गए। ज़्यादातर सवाल कहाँ से आए, जो आपका बेसिक पार्ट है SHPW के जो इक्वेशन है, नीट में सबसे ज़्यादा सवाल उसी में से आए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो सिंपल सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या पढ़ते हैं, SHPW, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। क्या होती है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव? एक ऐसी वेव होती है जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाती है और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या परफॉर्म करते हैं, SHM परफॉर्म करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? क्या इक्वेशन होता है उसका? y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये कौन से डायरेक्शन में चल रही है? हाँ, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा तो प्लस के एक्स हो जाएगा। समझ आ गया? अब क्या करना है, मुझे बस ये फॉर्मेट याद है। अब इसके आगे के जितने भी फॉर्मेट है वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे सॉल्व करके निकालने आ जाते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? वो बताता हूँ मैं तुमको कैसे आते हैं। आइए सभी फॉर्मेट्स देख लेते हैं उसके हम लोग अभी। तो यहाँ से शुरू करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो y इज इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, वो क्या होता है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। अब ओमेगा क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? वो होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी, ये हो गया स्मॉल टी, और ये क्या होता है 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स। समझ में आ गया? के का वैल्यू क्या होता है, के का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स। प्रोपगेशन कांस्टेंट बताया था मैंने। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 पाई को कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 पाई को कॉमन ले लेंगे तो बताइए क्या होगा, x इक्वल्स टू a साइन 2 पाई, ये हो जाएगा t बाई टी माइनस क्या हो जाएगा x बाय लैम्बडा। बात समझ में आ रही है? ये भी इसका एक फॉर्मेट है। सभी उसके क्या है, अलग अलग फॉर्मेट्स है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब 1 बाई टी क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? 1 बाई टी क्या होता है, n होता है, n मतलब फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। एन टी माइनस क्या हो जाएगा, x बाय लैम्बडा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? n को भी कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा a साइन 2 पाई, n को कॉमन ले लिया तो क्या होगा t माइनस एक्स बाय एन लैम्बडा। ये समझा? n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड कर दिया तो न्यूमरेटर का n क्या हो गया, बाहर निकल गया, कॉमन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर n लैम्बडा क्या होता है बताओ जरा? होता है वेलोसिटी ऑफ द वेव। समझ में आ गया क्या होता है वो, वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो t माइनस एक्स बाय वी आ जाएगा। यहाँ तक सबको समझा? अब आगे की कहानी क्या होगी, आगे की कहानी होगी कि v को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, a साइन 2 पाई n, और ये क्या हो जाएगा बताओ जरा, वी टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये v को यहाँ भेज सकते हैं, एंगल ही है ना, पूरा का पूरा एंगल है ना, तो ये जाएगा क्या पर a साइन 2 पाई n डिवाइडेड बाय v, और ये क्या होगा वी टी माइनस एक्स। एन वी क्या होता है, एन लैम्बडा, एन और एन क्या हो गया, कैंसिल, तो ये जाएगा a साइन 2 पाई बाय लैम्बडा, उसके बाद क्या हो जाएगा वी टी माइनस एक्स। समझ में आ गया? तो जितने फॉर्मेट हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिए इसके। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब इसमें हम लोगों को फेज डिफरेंस का फॉर्मूला देखना है, और उसी में मैं आपको पार्ट डिफरेंस का भी बता देता हूँ। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है? फेज डिफरेंस डेल्टा बोल दो। समझ में आ गया? क्या होता है 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू क्या होता है, पाथ डिफरेंस। समझ में आ गया? 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस, ये क्या होता है इसका, डेल्टा एक्स होता है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो फेज डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये तो लेंथ के टर्म्स में। अगर टाइम के टर्म्स में लिखते तो डेल्टा टी, पता है, बताया था मैंने, नहीं पता है उसको आगे मैं कवर कर लूँगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया? तो डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स होता है। समझ आ गया? क्लियर हो गया? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद, चलिए बताता हूँ मैं। फेज डिफरेंस का हम लोग ने देख लिया, फॉर्मूला कॉपी कर लो जल्दी से।
ठीक है, चलो आ जाओ। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, बोलो भाई। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेटमेंट याद है किसी को, बोलो स्टेटमेंट क्या है, बोलो। किसी को याद नहीं, कैसे दोगे बोर्ड एग्जाम, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना, बोलो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, when two or more waves arrive at a point simultaneously, then each wave produces its own displacement irrespective of the other। समझ में आ गया। जब दो या दो से ज़्यादा वेव एक दूसरे के रास्ते में आती है तो हर वेव अपना क्या करती है, पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट देती है। उसको एक वेव को दूसरी वेव से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट y1 दे रही है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या दे रही है, दूसरी वेव y2, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y1 बार प्लस y2 बार। वेक्टर सम होता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखो इस चीज़ का। उसके बाद इंटेंसिटी में क्या होगा, बाकी चीज़ें क्या है, तो ऑलरेडी मैं आपको वेव ऑप्टिक्स में करा चुका हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब आप लोगों को मुझे बताना है बीट्स के बारे में। बीट्स क्या होते हैं बताओ ज़रा, बीट्स क्या होते हैं, बीट्स कैसे फॉर्म होते हैं, बोलो। जब दो फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या होगा, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस होगा, उनको अगर सुपर इम्पोज कराया जाए तो क्या होगा, बीट्स फॉर्म होते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पर साउंड की बात हो रही है, ठीक है। दो साउंड सोर्सेस से क्या निकले, साउंड निकले, और दोनों सुपर इम्पोज किए, लेकिन फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ध्यान रखो, ठीक है। कितना कम, 10 से कम होना चाहिए। हाँ, ज़्यादा अच्छा सुनाई देना है तो 1 या 2 हर्ट्ज़ का डिफरेंस होगा तो बेहतर है, लेकिन कितना कम हो सकता है, मैक्सिमम 10 से कम होना चाहिए। 10 से ज़्यादा होगा तो आप लोग उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आपको एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने, बोलो भाई। हाँ, टोना एग्जाम्पल दिया था। कौन सा, एम्बुलेंस का एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमारे पास क्या होंगे, 2 प्रॉन्ग्स होंगे, इससे वेव निकली और इससे भी क्या निकली, वेव निकली। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, N1 है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, N2 है, ठीक है ना। दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, या ऐसे एग्जाम्पल लो, ये 11 हर्ट्ज़ का है और ये मान लीजिए 10 हर्ट्ज़ का है। कितना है यहाँ पर डिफरेंस, 1 हर्ट्ज़ का डिफरेंस है। तो ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, जब यहाँ पर एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करेंगे तो आपको एक साउंड सुनाई देगा, जिसमें एक साउंड क्या होगा, कभी क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी का सुनाई देगा, फिर क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी का सुनाई देगा। वो साउंड जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का सुनाई देगा उसको क्या बोलेंगे, वैक्सिंग, और जो मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड होगा उसको क्या बोलेंगे, वेनिंग। समझ आया, क्लियर हो गया। तो ये यहाँ पर एक वैक्सिंग और एक वेनिंग को मिला के क्या बोलते हैं, बीट कहते हैं। समझ में आ गया। वो बीट की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते बताओ ज़रा, जल्दी बोलो। बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, हाँ, N1 माइनस N2। समझ में आ गया, ऐसे निकलता है, ठीक है। मॉड क्यों लिया है मैंने, मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इस वजह से क्या लगा दिया मैंने, मॉड लगा दिया। इसमें एक और चीज़ आपको याद रखने बोला था मैंने, अननोन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा, नोन फ्रीक्वेंसी प्लस और माइनस क्या होगा, बीट फ्रीक्वेंसी। ये बहुत काम आता है तुमको इक्वेशन। अननोन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा, नोन फ्रीक्वेंसी प्लस या माइनस क्या होगा, बीट फ्रीक्वेंसी। इसमें प्रॉन्ग को अगर क्या कर देंगे, लोडिंग कर देंगे या वैक्सिंग कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी फ्रीक्वेंसी। कैसे, फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या याद करने बोला था, 1/2π√T/m, ये फॉर्मूला बोला था मैंने। वैक्सिंग कर दोगे मतलब मोम लगाओगे तो क्या होगा, मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो वैक्सिंग में क्या हो जाएगा, वैक्सिंग में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। और अगर हम लोग क्या कर देंगे, फाइलिंग कर देंगे। फाइलिंग मतलब क्या, जैसे नेल फाइलिंग करते हैं, समझ में आ गया। इसका कुछ मास क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मास कम हो गया तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो फाइलिंग के केस में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ आया, क्लियर हो गया। तो ये 2 केसेस याद रखना है, और भी कई सारे केसेस होते हैं, तो उसके लिए मैं क्वेश्चंस कराते वक्त एक आपको डब्बा बना करके दे दूंगा, वो ट्रिक आप लोग याद कर लें। लेकिन बेहतर क्या है, आप कॉन्सेप्ट को समझ लें, समझ में, ये बेहतर चीज़ है, ठीक है। चलो भाई, नीट और सीईटी में जो सवाल आएंगे, वो जो शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा उससे सारे सवाल हल जाएंगे। वो कोई भी इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सवाल आपको नहीं पूछेंगे। वो डब्बे की जो ट्रिक मैंने बॉयज़ के लेक्चर में शायद बताई थी, तुम लोग को भी बताया था मैंने, तो वो ट्रिक अगर आपने याद कर लिया अच्छे से, डब्बा आपने अगर उसको अच्छे से समझ लिया है, आपके सवाल हल हो जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, तो ये आपको समझा दिया मैंने, बीट्स के बारे में बता दिया। टाइम पीरियड क्या होगा, 1/N1 माइनस N2, ऐसा निकालेंगे टाइम पीरियड। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। कॉपी कर लो फटाफट से।
चलो, तो बीट्स हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद जो है हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसमें? डॉपलर इफेक्ट जो है ये 11th का पार्ट है साउंड वेव्स का, लेकिन डॉपलर इफेक्ट्स पे काफ़ी सवाल आपको मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा सवाल मिलते हैं। सीईटी में, नीट में, जेई में काफ़ी सवाल होते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट आपको मैं एक बार समझा देता हूँ फिर से, और आपको ट्रिक बता देता हूँ डॉपलर इफेक्ट की। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट के बारे में आप लोग जानते हैं क्या चीज़ है ये? डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड की बात कर रहा हूँ मैं, लाइट में भी होता है वो, साउंड की बात कर रहा हूँ। बोलो डॉपलर इफेक्ट का क्या है फंडा? लिसनर या ऑब्जर्वर मूव हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा। लिसनर या ऑब्जर्वर तो एक ही चीज़ हुई ना, सोर्स या और लिसनर होना चाहिए, ऑब्जर्वर तो नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर देख नहीं रहा है, सुन रहा है वो, है ना। तो ऑब्जर्वर और सोर्स दो चीज़ें, एक होता है सोर्स जैसे ट्रेन से क्या हो रहा है, वो हॉर्न मार रहा है, ट्रेन से क्या हो रहा है, हॉर्न मार रहा है, तो वो क्या है, सोर्स है। ट्रेन से जो साउंड निकल रहा है वो क्या है, सोर्स है। और आप है लिसनर, आप क्या है, प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं तो आप क्या है, लिसनर। समझ आ गया? ठीक है ना। अब क्या, सोर्स और लिसनर के बीच में जब भी रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रीक्वेंसी गड़बड़ आ जाएगी। मतलब जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है सोर्स से वो आपको या तो ज़्यादा सुनाई देगी या तो कम सुनाई देगी। कब? जब मूवमेंट हो रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना। मूवमेंट किसका हो सकता है? या तो लिसनर खड़ा रहे, सोर्स उसकी तरफ आए, या तो सोर्स खड़ा रहे, लिसनर उसकी तरफ आए, या दोनों एक दूसरे की तरफ आए, या दोनों एक दूसरे से दूर जाए। समझना, जब भी रिलेटिव मोशन होगा तब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो निकल रही है वो आपको सुनाई नहीं देगी। समझ में आता है? ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब क्या होता है, ये जो है आपका, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, समझ में आ गया, और यहाँ से क्या हो रही है, ट्रेन आ रही है। अब ट्रेन से क्या निकल रहा है, साउंड निकल रहा है। तो ट्रेन से जो साउंड निकल रहा है वो एक्चुअली है 500 हर्ट्ज़ का। कितने का है वो? 500 हर्ट्ज़ का। लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और ट्रेन आपकी तरफ आ रही है तो आपको सुनाई देगा 510 हर्ट्ज़। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देती है। और जब क्या होगा, अगर आप यहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और ट्रेन आपसे दूर जा रही है तो क्या हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको कम सुनाई देगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि हम लोग क्या करते हैं, सुबह जब नहाने के टाइम पे गीज़र ऑन करते हैं तो गीज़र ऑन करने के टाइम पे तुमको समझ में आ जाता है कि बाल्टी कब खाली है और कब भर रही है, कब भर गई है। क्या समझ में आता है? साउंड डिफरेंट सुनाई देता है। जब खाली होती है तो डिफरेंट साउंड है, और जब भरी होती है तो डिफरेंट साउंड होता है। कैसे समझ में आता है ये? डॉपलर इफेक्ट। आप यहाँ पर खड़े हैं, आप क्या है, लिसनर है, और वो क्या है, सोर्स ऑफ साउंड। वो देखो मूव करता है। समझ आ रहा है? सोर्स ऑफ साउंड क्या कर रहा है, मूव करते जा रहा है। समझ में आ गया? जैसे ही वो मूव करेगा तो क्या होगा, साउंड डिफरेंट सुनाई देगा आपको। पहले वो दूर खड़ा है तो कोई और साउंड सुनाई दे रहा है, कि जैसे जैसे क्या होगा, वो ऊपर की तरफ आएगा तो क्या होगा, साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहेगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? डॉपलर इफेक्ट है। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि जब टूवर्ड जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बड़ी अपने को नज़र आएगी, मतलब सुनाई देगी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, और जब दूर जाएगा तो कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। समझ आ गया? ठीक है ना। तो टूवर्ड्स में क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और अवे में क्या होगी, फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। तो उसकी तरफ आ रहा है तो 500 का 510 सुनाई देगा, और इसको पार करके जब इसके पास आ गया तो 500 सुनाई देगा, और इसको पार करके निकल गया तो 490 सुनाई देगा। वो समझ आ रहा है? ठीक है ना। ठीक, तो इस तरीके से ये आपको ज़्यादा या कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। अब आपको मैं एक फॉर्मूला याद करा देता हूँ और उससे आपके सारे केसेस हल हो जाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ। आपको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है उसको बोलते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी। एपरेंट मतलब क्या, जो अपीयर हो रहा है, जो लग रहा है अपने को, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है Na = V प्लस और माइनस VO अपॉन V माइनस और प्लस VS इंटू N। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। समझ आ गया? इसको याद कैसे रखने का, ये भी याद रहता है, ये भी याद रहता है, ये भी याद रहता है, ये साइन भी याद कर लेते हैं। यहाँ गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, VS ऊपर है कि VO ऊपर है, तो OS से याद रखेंगे। OS से बनता है ओसवाल। ओसवाल करके एक पब्लिकेशन है जो बुक्स बनाता है। समझ में आ गया? तो उससे याद हो जाएगा कि OS में क्या है, OS मतलब क्या, ओसवाल। ऊपर O है, नीचे S है। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो जाएगा। और इनटू क्या है, N मतलब क्या, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? तो ये क्या है आपका, Na क्या है, N है आपका एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी, N क्या है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। उसके बाद ये आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट।
वेलोसिटी या ऑब्जर्वर, आई एम सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और ये क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और ये आपका क्या है वेलोसिटी ऑफ साउंड। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये चीज़ें इसमें हैं। अब कौन सी साइन कब इस्तेमाल करना है तो उसकी ट्रिक आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो याद रखना थम्स अप से। किसे याद रखना? थम्स अप से। थम्स अप यानी क्या? थम्स अप मतलब इसमें आ रहा है टी और यू, टी और यू मतलब क्या? टुवर्ड्स अप। क्या बोल रहा हूँ मैं? टुवर्ड्स अप मतलब जब ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर या सोर्स क्या करेगा? टुवर्ड्स आएगा, तब क्या करेंगे? अपवर्ड साइन यूज़ करेंगे। समझ में आ गया? और फिर उल्टा तो अपने आप अवे जाएगा तो क्या करेंगे? डाउनवर्ड साइन यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो इससे आप लोग याद रखेंगे थम्स अप से कि जब क्या होगा, टुवर्ड्स अगर आएंगे तो क्या होगा? अपवर्ड साइन यूज़ करेंगे, और अवे जाएगा तो क्या होगा? डाउनवर्ड साइन यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? कॉपी कर लो, फिर मैं इसके केसेस बता देता हूँ आप लोग को। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अलग अलग केसेस देख लेते हैं डॉपलर इफेक्ट के, फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टेशनरी वेव्स के पार्ट पे चलेंगे। ठीक है? जितना मैं रिवाइज करा रहा हूँ वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है? चलो, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए। Na क्या आया? नज़र आ रहा है क्या कैमरे में? ठीक है, Na क्या है बताओ फॉर्मूला? V, अरे सोने का नहीं है, सो क्यों रहे हो तुम लोग? V प्लस और माइनस क्या होगा? VO डिवाइड बाई V माइनस और प्लस क्या होगा? VS इंटू क्या है? N। समझ में आ गया? ये अपने पास जनरल फॉर्मूला है। अब अलग अलग केसेस में अपने को क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। याद क्या रखना है? जब भी टुवर्ड्स आएगा तो अपवर्ड साइन यूज़ करना है, अवे जाएगा तो अवे बोलेगा या रिसीडिंग वर्ड बोलेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अवे जाएगा तो क्या करना है? डाउनवर्ड साइन यूज़ करना है। सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, केस लेते हैं। सबसे पहला केस क्या है? सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? कौन स्टेशनरी है बताओ ज़रा? ऑब्जर्वर स्टेशनरी। कौन स्टेशनरी है? ऑब्जर्वर स्टेशनरी है। और सोर्स क्या कर रहा है? टुवर्ड्स मूव कर रहा है। समझ में आ गया? तो ऑब्जर्वर जब स्टेशनरी है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, इसका मतलब क्या है बताओ ज़रा? VO क्या हो गया? 0 हो गया। समझ में आ गया? पिछले साल साउंड में बताया था मैंने ये। ठीक है? चलो भाई, तो VO क्या हो गया? 0 हो गया। तो Na का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ ज़रा? V अपॉन क्या हो जाएगा? V अपॉन हो जाएगा V, टुवर्ड्स आ रहा है तो माइनस VS इंटू क्या हो जाएगा? N। डन, बन गया फॉर्मूला। तो बस वैल्यूज़ को पुट करना है और आंसर निकालना है। समझ आ गया? ठीक है ना? चलो भाई, तो उसके बाद क्या होगा? सेकेंड केस होगा सोर्स इज रिसीडिंग अवे फ्रॉम दी स्टेशनरी ऑब्जर्वर। समझ में आ गया? तो क्या होगा बताओ? VO तो 0 हो गया, तो V प्लस VS इंटू N आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या है? सोर्स इज रिसीडिंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर। समझ में आ गया? तो VO फिर से क्या हो गया? 0 हो गया। Na क्या बन गया बताओ ज़रा? ये हो जाएगा V अपॉन V प्लस VS इंटू क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। समझ आता है? ठीक है ना? और केसेस बताता हूँ मैं, खुद से भी बताओ। और थर्ड केस आएगा ऑब्जर्वर अप्रोचिंग अ स्टेशनरी सोर्स। VS 0 हो गया। तो फॉर्मूला बता दो क्या होगा? हाँ, V प्लस VO अपॉन V। हाँ, ये V0 आएगा। क्या बोल दिया उसने? कौन रुका हुआ है? स्टेशनरी सोर्स है। सोर्स मतलब क्या? ये रुका हुआ है। समझ में आ गया? ठीक है ना? चलो भैया, फिर ये केस अपन ने कर लिया। नहीं, सोर्स रुका हुआ है। सोर्स रुका हुआ है मतलब VS क्या हो गया? 0 हो गया। ये 0 हो गया। V प्लस VO अपॉन V इंटू N आ जाएगा। ठीक है? क्लियर हो गया? इसके बाद बताओ नेक्स्ट केस क्या होगा? ऑब्जर्वर रिसीडिंग फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स, तो V माइनस VO अपॉन क्या हो जाएगा? V इंटू N। बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर अप्रोचिंग ईच अदर, अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर। V प्लस V0 अपॉन V माइनस VS इंटू N। समझ में आ गया? दोनों अवे जाएंगे तो V माइनस VO अपॉन V प्लस VS अपॉन N। समझ आ रहा है ना? क्लियर हो गया? वेरी गुड। ऐसे टोटल 7-8 केसेस हैं। उसके बाद ये हो गया, ये होगा वो, ये हो जाएगा भी ऑब्जर्वर अप्रोचिंग सोर्स रिसीडिंग। ऑब्जर्वर अप्रोचिंग सोर्स रिसीडिंग। ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है
तो इसमें तो क्या होगा, अप्रोच कर रहा है मतलब टूवर्ड्स जा रहा है तो प्लस आएगा, ये रिसीड कर रहा है तो भी प्लस आएगा, क्यों, डाउनवर्ड जाएगा, रिसीड करेगा तो डाउनवर्ड जाएगा। समझ आ गया, ऐसे यूज़ करना है फॉर्मूले को, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये सारे केसेस मैंने करा दिए। लिखना चाहोगे, लिखना चाहोगे, नहीं लिखो, नोट डाउन करो, काम आएगा तुम लोग। थर्ड केस लिख लो, ऑब्जर्वर अप्रोचिंग अ स्टेशनरी सोर्स। सोर्स स्टेशनरी है तो ये खत्म, अप्रोचिंग प्लस वी अपॉन वी इंटू एन, ठीक है। फोर्थ केस, ऑब्जर्वर रिसीडिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी सोर्स, ऑब्जर्वर रिसीडिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी सोर्स, ऑब्जर्वर रिसीडिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी सोर्स, ठीक है। चलो ये भी हो गया। क्या फॉर्मूला बनेगा, v माइनस वी अपॉन वी इंटू एन। फिफ्थ केस, बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर अप्रोचिंग ईच अदर, बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर अप्रोचिंग ईच अदर, दोनों अप्रोच कर रहे हैं, क्या करेंगे, अपवर्ड साइन, v प्लस वी ओ अपॉन v माइनस वी एस इंटू एन, ठीक है। बोथ सिक्स्थ केस, बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर रिसीडिंग फ्रॉम ईच अदर, both source and observer receding from each other, both source and observer receding from each other, ठीक है। इसके बाद सोर्स अप्रोचिंग एंड ऑब्जर्वर रिसीडिंग, सोर्स अप्रोचिंग एंड ऑब्जर्वर रिसीडिंग, सेवेंथ केस है ये, सोर्स अप्रोचिंग एंड ऑब्जर्वर रिसीडिंग, और लास्ट क्या होगा, ऑब्जर्वर अप्रोचिंग एंड सोर्स रिसीडिंग, ठीक है। चलो सब करा दिया तुमको मैंने। ठीक है, चलो अब इसमें कुछ ट्रिक्स हैं जो कि मैं आपको प्रॉब्लम्स में समझाऊंगा इंशाल्लाह, तो तभी बेटर वे में समझेंगे हम लोग। चलो तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ और चीज़ें बताने लायक की रह तो नहीं गई हैं, नहीं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी आप लोगों को मैंने। अब मैं आप लोगों को स्टेशनरी वेव और उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स पे लेकर के चलता हूँ। जो अपना सुपरपोजिशन ऑफ वेव जो टॉपिक है वो समझ लीजिए वो स्टेशनरी वेव्स ही हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो ज़्यादातर पार्ट है वो क्या है, स्टेशनरी वेव का है। और पिछले सिलेबस में स्टेशनरी वेव करके एक अलग से टॉपिक हुआ करता था, समझे। तो उसमें सुपरपोजिशन को मर्ज करके या वेव मोशन को मर्ज करके उन लोगों ने क्या कर दिया, वेव मोशन स्टेशनरी वेव मिला करके एक चैप्टर बना दिया, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो उसके बाद जो है पता नहीं साउंड वेव्स 11th में क्यों पढ़ाते हैं, साउंड वेव्स इसी का हिस्सा है, उसको यहीं पढ़ाना चाहिए, पता नहीं यार इन्हें क्यों पढ़ाते हैं। NCERT या CBSE ऐसा नहीं करता है, और बड़ी बड़ी रेफरेंसेस भी ऐसा नहीं करती, वो पूरा साउंड वेव क्या करती हैं इसी के साथ में पढ़ाते हैं, ऐसा है। चलो पूरे इंडिया में सिर्फ महाराष्ट्र का ही सिलेबस जो है फिज़िक्स का वो इस तरीके से इम्प्रॉपरली डिज़ाइंड है, पूरे इंडिया में सिर्फ यहीं का सिलेबस ऐसा है, समझे। बाकी सब जगह का तो बिल्कुल NCERT की तरफ पे या जो रेफरेंसेस अच्छी उसी के हिसाब से हैं। चलो जो भी है, अभी सबसे पहले अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा मतलब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में ही, वो क्या आपका स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं बताएगा कोई, क्या है स्टेशनरी वेव्स? दो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स एक ही लाइन पे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो क्या फॉर्म करेंगी, हाँ स्टेशनरी वेव्स फॉर्म करेंगी। तो उसको क्या बोलेंगे,
वो स्टेशनरी वेव्स है। अच्छा, लूप्स में अगर फॉर्म करेंगी तो लूप्स कब फॉर्म होते हैं? स्टेशनरी वेव्स अगर लूप के फॉर्म में बन रही है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि स्टेशनरी वेव्स अगर क्या कर रही है, लूप्स के फॉर्म में बन रही है, तो वो कब बनती है? जब दो ट्रांसवर्स सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव क्या करेगी, सुपर इम्पोज करेगी, तब क्या बनेगा? लूप्स बनेंगे। समझ में आ गया? लॉन्जिट्यूडनल में लूप्स नहीं बनते। मैं मतलब समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। एक तुमने क्या कर दिया, रस्सी ली और रस्सी को दोनों एंड्स पे बांध दिए, रिजिड एंड्स पे, ठीक है। अब क्या कर दिया तुमने, इसको सेंटर में प्लग कर दिया या यहाँ कहीं प्लग कर दिया। यहाँ प्लग करने पे क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से क्या कर रहा है, वेव फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्या कर रहा है, वेव फॉर्म कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि ट्रांसवर्स वेव जब जाके रिजिड एंड पे टकराती है तो क्रेस्ट का ट्रफ आता है और ट्रफ का क्रेस्ट आता है, हम लोग जानते हैं। तो अगर ये यहाँ पर ट्रफ आ रहा है तो ये क्या होगा, ये क्रेस्ट बन के रिटर्न आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये बेसिकली क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। तो ये ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव बनता है। इसमें जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस पे ऐसा लगता है गांठ पड़ी हुई, ऐसा लगता है क्या, गांठ पड़ी हुई है वहाँ पर, तो उसको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं उनको? नोड्स। समझ में आ गया? और कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होता है, उनको क्या बोलते हैं? एंटी नोड्स बोलते हैं। और जो पार्टिकल्स बिल्कुल मूव नहीं करते उनको क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया होगा, मैंने वो एक वीडियो में बताया था शायद मैंने, कि उसमें वो क्या करता है, रस्सी पे स्टेशनरी वेव क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और रस्सी के कुछ पॉइंट्स को बिल्कुल वो पकड़ लेता है ऐसे, तब भी वेव रुकती नहीं है। मतलब जब एक ऐसी वेव जा रही है, कोई भी जनरल वेव जा रही है, रस्सी का हर पॉइंट क्या करेगा, वो तो वाइब्रेट करेगा। लेकिन जब स्टेशनरी वेव जाती है तब खास बात क्या हो जाती है, कुछ पॉइंट रेस्ट पे आ जाते हैं। उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। ऐसा लगता है कि रस्सी पे वहाँ पर गांठ पड़ गई है, इस वजह नोड का मतलब वही होता है। समझ आ गया? ठीक है ना? तो इनको क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। और जिन पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होता है उनको क्या बोलते हैं? एंटी नोड्स बोलते हैं। समझ आ रहा है? क्लियर हो गया? एक नॉर्मल वेव में और स्टेशनरी वेव में क्या क्या डिफरेंसेस आपको नज़र आते हैं, बोलो। नॉर्मल वेव में सारे पार्टिकल्स अलग-अलग इंटरसेक्शन करते हैं, उसमें एक साथ ऊपर जाते हैं, एडजेसेंट ऊपर एक साथ। हाँ, नॉर्मल जो हमारी वेव होती है उसमें पार्टिकल क्या करेगा, ये पार्टिकल भी अगर हम लोग लेंगे तो पूरा डिस्प्लेसमेंट लेकर के यहाँ जाएगा, फिर नीचे आएगा और वो कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता रहेगा। इसमें एक पार्टिकल का अगर डिस्प्लेसमेंट ये है तो वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। एक पार्टिकल का अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक है तो वेव जब तक चलती रहेगी उसका डिस्प्लेसमेंट यहीं तक होगा। ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक है तो ये यहीं तक होगा। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है वो भी क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना? तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये ऑसिलेट करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ अपने को समझ में आ जाती हैं। अब उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? λ/2। कितना होता है? λ/2। ठीक है, बता देता हूँ कैसे। इसको ऐसे समझो, ये एक वेव बनेगी, एक वेव बनेगी ना, और ये क्या है, दो नोड्स है, तो ये वेव टोटल कितना होगा, लैम्बडा। तो ये लैम्बडा का आधा होगा ना, तो क्या होगा, λ/2। तो दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, λ/2। नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस कितना है, λ/2। दो एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस भी कितना होता है, λ/2, वो भी λ/2 होता है। समझ में आ गया? एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस, एक नोड एक एंटी नोड कितना होता है, λ/4। समझ आ रहा है? क्लियर हो रही है बात? ठीक है ना? तो इस तरीके से ये बड़े काम की चीज़ है, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, ये हो जाएगा λ/4। ठीक है, तो ये स्टेशनरी वेव्स हो गई। ये कौन सी स्टेशनरी वेव आपको बताया मैंने? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। समझ में आ गया? ठीक है ना? आप क्या करेंगे, अभी दूसरी टाइप की वेव देखेंगे। आप एक पाइप लेंगे, वो ऑर्गन पाइप कहते हैं उसको, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना ट्यूनिंग फोक रखेंगे। आप ट्यूनिंग फोक को क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, उसमें से साउंड निकलेगा, और ट्यूनिंग फोक आप यहाँ पर रखेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, साउंड वेव्स निकलेंगी। साउंड वेव्स निकलेंगी, और साउंड वेव्स के आप लोग जानते हैं कैसी वेव होती है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। तो ये जा करके इधर पे टक्कर खाएंगी, टक्कर खा के क्या होगा, फिर रिटर्न जाएंगी, तो क्या होगा, एक जाने वाली वेव है और एक टकरा करके आने वाली वेव है, तो दोनों क्या करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी और क्या फॉर्म करेंगी, स्टेशनरी वेव्स फॉर्म करेंगी। उनको क्या बोलेंगे, लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। यहाँ पर लूप्स नहीं बनते हैं यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखना है कि पार्टिकल्स क्या करेंगे, पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होंगे जो बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करेंगे।
समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? उन पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। वो नोड है, समझ? उन पोजीशंस को बेसिकली क्या बोलेंगे? नोड कोई पोजीशन होती है, तो उस पोजीशन पे जो पार्टिकल बैठा है तो वो पोजीशन क्या है? नोड है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो भाई। और कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनका एम्पलीट्यूड क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, उनको क्या बोलेंगे? एंटी नोड बोलेंगे। तो इसको इमेजिन करना मुश्किल होता है, तो इसी वजह से अपन क्या करते हैं, इसको भी स्टेशनरी ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव के जैसे ही क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं। समझ में आ गया? ऐसे बनाते थे हम लोग। तो ये तो ट्रांसवर्स का है, इसमें तो बनती लॉन्जिट्यूडिनल है, तो हम लोग आसानी के लिए क्या करते हैं? ट्रांसवर्स वेव की हेल्प से उसको समझने की कोशिश करते हैं, जबकि बनता क्या है वहाँ पर? लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। भेजे में जा रही बात? ठीक है, चलो। तो ये अपने को चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है, तो स्टेशनरी वेव फॉर्म कैसे हुई बताओ ज़रा? दो आइडेंटिकल सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव will travel along the same line but in opposite direction will form stationary waves। समझ में आ गया? आइडेंटिकल क्या होना चाहिए? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव होनी चाहिए, एक ही लाइन पे चलेंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या क्या फॉर्म करेंगे? स्टेशनरी वेव फॉर्म करेंगे। पिछले साल की किताब में लिखा था कि स्टेशनरी वेव लूप्स में ही फॉर्म होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लॉन्जिट्यूडिनल में क्या होता है? लूप्स। समझ आ गया? ठीक है ना? तो लूप्स का ज़रूरी नहीं है। लूप्स कब होगा? सिर्फ जब ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव होगी, रस्सी की जब आप लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो दोनों आपको समझा दिए मैंने। अब इसके बाद इसकी इक्वेशन बता दो फटाफट से, बोलो। इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स बोलो, क्या है? y इज इक्वल्स टू 2a cos 2 pi x बाय लैम्बडा इंटू साइन 2 pi nt, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें ये टर्म क्या है? एम्पलीट्यूड है, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज 2a cos 2 pi x बाय लैम्बडा। समझा? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये आपका रिजल्टेंट क्या है? एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? r sin 2 pi nt। 2 pi को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा, तो r sin ओमेगा t। समझा? क्लियर हो गया? कॉपी कर लो फटाफट से, और वो भी कॉपी कर लेना। दो नोट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है याद रखने का ट्रिक बता दिया मैंने। समझा? कैसे कैसे याद रखेंगे दो नोट्स के बीच का डिस्टेंस? बोल जल्दी। ये ऐसे होगा और ये उल्टा जाएगा, ऐसे जाएगा ना। तो ये क्या है? एक फुल वेव है, ऐसा है। ये क्या है? एक पूरी वेव है। ये पूरी वेव है, तो ये दो नोड्स है, तो पूरी वेव का डिस्टेंस कितना होगा? लैम्बडा। तो उसका आधा क्या होगा? लैम्बडा बाई 2। समझ आ गया? ठीक है ना? अब एक और चीज़, ये आपका क्या है? दो नोड्स है। ये क्या है? एक एंटी नोड। ये क्या है? एक नोड। तो ये कितना है? लैम्बडा बाई 2। तो उसका आधा क्या होगा? हाँ, लैम्बडा बाई 4। ऐसे याद हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये सब चीज़ें याद रखो बहुत अच्छे से, ये सब काम आता है हम लोग को। चलो, तो ये अपन ने देख लिया, इक्वेशन देख ली। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अभी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे क्या? वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। ठीक है, इन्हीं सब पे आपको सवाल मिलेंगे जो मैं करा रहा हूँ। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव बता ली याद क्या होता है? अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। इसमें स्मॉल एम क्या चीज़ है? हाँ, मास पर यूनिट लेंथ, यानी लीनियर मास डेंसिटी। समझ में आ गया? तो स्मॉल एम क्या चीज़ है? ये आपका ये है लीनियर मास डेंसिटी, जो कि क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ होता है। समझ में आ गया? वेलोसिटी ऑफ क्या है? ट्रांसवर्स वेव। टी क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। समझ में आ गया? रस्सी की बात कर रहे हैं। रस्सी क्या है? दो एंड पे फिक्स है। समझ में आ गया? ठीक है ना? उसको प्लग कर दो तो उसमें क्या दौड़ेगा? ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद जो है, जब ट्रांसवर्स वेव के हम लोग अलग अलग केसेस देखते हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे उसको प्लग करके उसके हम लोग क्या करते हैं? मोड्स देखते हैं कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी का साउंड निकालेगा। तो उसके कुछ जनरल फॉर्मूले हम लोग ने पढ़े थे। क्या फॉर्मूले पढ़े थे बताओ? जनरल फॉर्मूला बोलो डिफरेंट मोड्स के लिए। P/2L अंडर रूट ऑफ क्या है? T बाई एम। P क्या है? नंबर ऑफ लूप्स या आपका हार्मोनिक। Pth हार्मोनिक बोल दो या नंबर ऑफ लूप्स कह दो। समझ में आ गया? तो P क्या चीज़ है? P आपका है नंबर ऑफ लूप्स। समझ में आ गया? ठीक है ना?
या आपका जो भी पीथ हार्मोनिक कह लो उसको, एक ही बात है, ठीक है ना। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी बताओ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, हाँ एन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इस पी का वैल्यू क्या होगा, कम से कम 1 होगा। सोचेंगे तो क्या होगा 1/2L अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा T/m हो जाएगा, ये हो जाएगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हो गया। अब इसको और भी लिख सकते हैं कैसे, स्मॉल m क्या होता है, कैपिटल M/L होता है। कैपिटल M को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी, या ये जो आपका है डेंसिटी क्या होता है, मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ρ × V/L, लिख सकते ना भाई, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ और लेंथ कैंसिल हो गया, समझ में आ गया। एरिया को क्या लिख सकते हैं, πr², समझ में आ गया। क्यों, रस्सी है ना, रस्सी का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, πr²। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स के केस, स्ट्रिंग मतलब रस्सी, तो इस वजह से ये हो जाएगा। तो स्मॉल m का और एक फॉर्मूला क्या बना, ρ × πr², याद कर लो, बड़े काम की चीज़ें। तो देयरफॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का और एक फॉर्मूला क्या हो सकता है, या जनरल फार्मूला भी लिख सकते हो तुम लोग, वहाँ पे जनरल फार्मूले में पुट कर दो उसको। जनरल फार्मूला क्या है बताओ ज़रा, P/2L अंडर रूट ऑफ T बाय ये क्या होगा, ρ/r²। समझ में आ गया, क्या बाहर चले जाएगा बताओ ज़रा, हाँ तो 2LR अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा T/ρ × π। समझा, क्लियर हो गया। तो ये जनरल आपको फार्मूला भी बता दिया मैंने, और उसका दूसरा फॉर्मेट भी आपको समझा दिया मैंने, क्लियर हो गया। अब कौन सा हार्मोनिक कितना ओवरटोन होता है इसके अंदर, हार्मोनिक क्या होते हैं, ओवरटोन क्या होते हैं, सब भूल गए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है, हार्मोनिक। ओवरटोन्स क्या होते हैं, वो हार्मोनिक जो एक्चुअली प्रेजेंट होता है गिवन साउंड में, उसको क्या बोलते हैं, ओवरटोन्स। समझ में आ गया। तो ओवरटोन्स इसका बताओ ज़रा, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन, बोलो क्या होगा, P+1 हार्मोनिक। समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ P+1 हार्मोनिक। अभी नहीं समझेगा ये, जब सॉल्व करने बैठोगे ना तब समझेगा कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से उसको। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। उसके लॉज देख लेते हैं। फॉर्मूला अगर आपको पता है बहुत आसानी से आप लॉज भी लिख लेंगे इसके, पहले भी बता चुका हूँ मैं कैसे लिखना है। n = P/2L अंडर रूट ऑफ T/m। तो n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L होता है। इसके बाद n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, √T। बाकी चीज़ें कांस्टेंट, ठीक है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट। उसके बाद n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, √m। समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये भी हो सकता है, तो ये आप लोग समझें, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है। तो इस तरीके से ये रेडियस से भी रिलेट कर सकते हो। कैसे रिलेट करोगे अभी बताया मैंने। इसको क्या लिखोगे, रो, क्या लिखा था, ρ/r², क्या लिखा था, ρ/r², ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर ρ/r² लिख देंगे तो ये रो और ये पाई तो कांस्टेंट है। समझ में आ गया। तो बताओ जल्दी से क्या होगा, n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। समझ आया, क्लियर हो गया। तो ये सभी लॉज आपको मैंने बता दिए, जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर मैं आगे की चीज़ें और बताऊँ उसमें भी। सोनोमीटर का भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। चलिए मैं आपको सोनोमीटर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। सोनोमीटर क्या होता है, एक ऐसा आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, अननोन फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोक की निकाल करके देता है, ठीक है ना। तो ये कैसे होता है, ये ऐसा 2 होल्स होते हैं उसमें, ऐसी रस्सी होती है, यहाँ लगी होती है पुली, पुली से जाता है वेट, ठीक है ना। नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा टेंशन, यहाँ 2 नाइफ एजेस होते हैं, और यहाँ पर पेपर राइडर लगाया जाता है, वो आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये पेपर राइडर का एक्सपेरिमेंट होता है। तो इस तरीके से ये होता है। अब जो है इसमें मैं बताना क्या चाहता हूँ, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स काम करते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है, इतनी होती है। 2 रेजिस्टेंस की ये है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर लेंथ को वेरी करना है तो क्या कर दो, नाइफ एजेस को मूव करवा दो, तो लेंथ वेरी कर जाएगा। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। तो उसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनेगा, फ्रीक्वेंसी का जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा क्या,
P/2L √T/m। सेम फॉर्मूला, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग वाला केस। डिफरेंट क्या है इसके अंदर, जहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे। कभी इसको लोड बोलेंगे, तो लोड कभी क्या होगा, एयर में है अभी, और कभी क्या कर देंगे, इसको किसी लिक्विड में डाल देंगे, खास करके पानी में भी डाल देंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस आपको मतलब अलग अलग वेरिएशन करके देता है प्रॉब्लम में, तब आप सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो क्या करेंगे आप, फ्रीक्वेंसी ऑफ लोड इन एयर, ये रेशियो याद रखना जो फॉर्मूला दे रहा हूँ मैं आपको, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ लोड इमर्स्ड इन वाटर, immersed in water is equals to under root of density of load divided by density of load minus density of water, क्या लिक्विड जो भी। इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी का रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लोड डिवाइडेड बाय रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लोड -1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो भी टेंशन होगा, दो अलग अलग केसेस में आपको बताएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। पहले केस में बोलेगा इसको एयर में ही रखा था, दूसरे केस में बोलेगा अब क्या कर दिया, यहाँ पे मग्गा लेके आके लोड को डुबा दिया इसमें। समझ आ गया। अब बताओ यहाँ पर टेंशन में क्या वेरिएशन आ गया, समझ में आ गया। या बताओ साउंड की फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस आ गए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो दो अलग अलग केसेस बता रहा हूँ, सब रिलेट करके दे रहा हूँ एक ही साथ में, ठीक है। क्लियर हो गया। ये हो जाएगा √T1/T2 टेंशन फर्स्ट केस में, फिर सेकंड केस में, या फिर वेट फर्स्ट केस में या सेकंड केस में। टेंशन कितना होगा, जितना वेट होगा उतना ही टेंशन होगा। समझ में आ गया। तो ये अगर लास्ट का पार्ट नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये सब मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूले दे दिए। इसमें ये क्या है, डेंसिटी ऑफ लोड है, ये डेंसिटी है, वही डेंसिटी ऑफ मटेरियल या वाटर जो भी होगा। ये क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। ये क्या चीज़ है, रिलेटिव डेंसिटी। जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया धड़ाधड़ पुट करो, फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या है, वेट इन एयर डिवाइड बाय क्या होगा, वेट इन वाटर। किसका वेट, लोड का वेट। समझ आ गया, ठीक है। कॉपी कर लो, यहाँ तक सफिशिएंट है। क्या